अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। और आप सब लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें हमें ज़रूर। आज हम बात करेंगे कि किताब के बारे में हमने बात की थी, उस किताब से रिलेटेड क्या दिलचस्प वाक़यात हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कल आसिफ अली ज़रदारी साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने बड़े बम फोड़ दिए अपनी पार्टी के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मलक रियाज का बहरिया टाउन वाला केस, जो कि मलक रियाज के लिए तो तबाहकुन हुआ है, इमरान खान के लिए भी होगा, वो किस तरह से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? नींद में जी, आप वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक, आप इस वक़्त कैसी लग रहा है कि आप नींद के में हैं। हैं? आज हम दोनों की हालत ठीक नहीं है, आप नींद में हैं और मैं फ्लू में हूँ, नाक हाँ, बह मैं ट्रैवल करके आया छींकें हूँ आएँगी मतलब हाँ, छींकें आएँगी मुझे तो उसको ज़रा थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मौसम का असर है। अच्छा ज़हीर, हाँ, हमने बिल्कुल परसों ठीक है। हाँ, परसों हमने एक वीलॉग किया, उस वीलॉग में हमने बात की एक किताब की, हाजरा खान की जो किताब थी। जी, बिल्कुल। हमने वो वीलॉग किया तो कल मुझे हाजरा खान ने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने मुझे अच्छा, ज़बरदस्त। किया पहले जी, पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेरी किताब की लॉन्चिंग है, आज उनकी किताब की लॉन्चिंग है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाके उसको अटेंड करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम ही ये है कि एक जी, एक बिल्कुल, हैपनिंग बिल्कुल, हो रही होती है मालूमात तो उसको लेना, कवर बिल्कुल। करें। तो वहाँ से जो भी, अगर मैं गई तो मैं कल हम वीलॉग के अंदर उसका अहवाल भी मैं बताऊँगी कि वहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उसमें इनवाइट किया, फिर उनकी मुझे कॉल आ गई और उन्होंने इस वीलॉग के बारे में बात की, आपके ऊपर उनकी रिज़र्वेशन थी जो आपने दूसरे फ़नकारों के व्यूज़ दिए। तो मैंने कहा जी, वो उनके पास व्यूज़ थे दूसरे फ़नकारों के, वो उनका अपना हाँ, ज़ाती ख़्याल नहीं था किसी ख़ातून के बारे में इस तरह का। तो बहरहाल जी, उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप अपना एड्रेस दें, मैं किताब भिजवाती हूँ। 2 घंटे के अंदर किताब मेरे पास आ गई थी। किताब अभी मैंने नहीं पढ़ी और किताब में उनकी जो सियासी तौर पे जब वो इमरान खान के साथ शरीक रही हैं, क्या मुश्किलात उनको पेश आई, क्या कुछ उन्होंने देखा, फिर वो मुल्क से बाहर चली गईं। 2014 में भी उनकी किताब आई, उस वक़्त ज़ाहिर है उसको सामने नहीं आने दिया गया। इमरान खान का उस वक़्त आपको पता है सितारा बड़े अरूज पे था। अब वो दोबारा उन्होंने किताब जो है अपनी लेके आई है, किताब के ऊपर भी हम बात करेंगे उस वक़्त जब आप भी पढ़ लेंगे, ताकि फिर हमारी डिस्कशन वो एक जैसी रहेगी, वरना फिर मैं कुछ बात करूँगी और आपको वो पता नहीं होगा। तो जब वो किताब दोनों पढ़ लेंगे तो उस किताब के ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी खुशआइन बात है कि उन्होंने राब्ता भी किया है और इसका मतलब उन्होंने व्लॉग देखा भी है और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जर्नलिस्ट जो होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उन्हें जाना पड़ता है और जाना चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। मुझे किताब का इंतज़ार भी रहेगा ताकि ज़ाहिर है हम किताब को पढ़ के ही उसके ऊपर जो भी बात कर सकते हैं बिल्कुल, या जो भी है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, बहरहाल ये और उनका ये भी है अच्छा है, ठीक है, मेरी हवाले से जो बात की है रिज़र्वेशंस दी हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने खुद राब्ता भी किया है और आपको किताब भिजवाई भी है, बहुत अच्छी बात है। बाकी रह गया मेरे हवाले से जो रिज़र्वेशंस हैं, मैंने उस टाइम भी कहा था कि मेरी ये अपने म मेरा म मतलब मेरा कोई ज़ाती तज्ज़िया नहीं था, ये मैंने किसी को कोट करके बताया था और उसको ख़ास तौर पे जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है। बाकी आगे देखते हैं किताब के अंदर क्या है और वो तज्ज़िया मेरा जो मुझे किसी ने बताया था कितना गलत है या ठीक है। उसमें ज़हीर बात ये है कि जैसे एक कैंपेन चल रही है शाहज़ेब खानज़ादा की बीवी के खिलाफ। मेरे ख़्याल में शाहज़ेब खानज़ादा की बीवी मॉडल है, उसकी पर्सनल लाइफ़ है, वो किस तरह से क्या कुछ करती है, उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो ना तो एमएनए है, ना वज़ीर-ए-आज़म है, ना उसने जाके अवाम के सामने किसी एहतसाब के लिए शामिल होना है और ना ही वो कोई मज़हबी अपने आप को डिक्लेयर करती है। तो एक जो चल रही है कैंपेन उसकी ज़ाती ज़िंदगी को लेके उनकी बीवी को, हमें उसको कंडेम करना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। शाहज़ेब खानज़ादा एक जर्नलिस्ट है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, वो उसकी जर्नलिस्टिक लाइफ़ को लेके आप जो कुछ मर्ज़ी करें, लेकिन उसकी बीवी अगर मॉडल है, वो पूल के अंदर है, अपने हस्बैंड के साथ है, तो क्या हम लोगों का ये बनता है कि हम इसको लेके उनकी ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करें? ये बिल्कुल जब आपने ठीक कहा है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से नहीं आना चाहिए, ख़ास तौर पे ज़ाती ज़िंदगी पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे अगर उनकी कोई बीइंग अ जर्नलिस्ट कोई इस तरह की डिसऑनेस्टी हो हाँ। या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और है, उस पे बात की जा सकती है। हाँ, लेकिन खानज़ादा हाँ, लीडर नहीं है, खानज़ादा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहा, खानज़ादा किसी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा कि नहीं, उसको लेकिन अवाम को इसमें अपने साथ। एक चीज़ ज़रूर है, एंकर जो हैं या जर्नलिस्ट जो हैं, उनका काम होता है सवाल करना। अब खुद उनके ट्रेडमार्क भी है कि सवाल की चोट से गिरेगी हर दीवार। तो जिस जिस वक़्त अगर आप कोई किसी चीज़ को क्वालीफाई करने के लिए मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह आपने कहा ना कि मज़हब का वो नहीं ताल्लुक नहीं है और जिस तरह हमने भी उसमें प्रीवियस उसमें बात की थी। किसी चीज़ को पॉइंट को लेके अगर कोई सवाल इस तरह की करने की
लोडेड किस्म का सवाल करने की कोशिश करे तो फिर उसके ऊपर ये इस तरह का जरूर तो उसका वो आता है। वो एक न्यूज़ बनी हुई थी, उस हिसाब से उन्होंने किया। अच्छा, कल जो था ना आसिफ अली ज़रदारी का इंटरव्यू हुआ। अब इंटरव्यू जो है वो डैमेजिंग है बिलावल अली भुट्टो के लिए। बड़ी उसमें कुछ बातें जो थी वो ऐसा लग रहा है जैसे बाप और बेटे में फूट पड़ गई है। अब वो कह रहे हैं जी बिलावल तो ट्रेंड हो रहा है। कहाँ पे तो वो बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे, कहाँ पे वो कह रहे हैं कि बिलावल हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, मैं बिलावल को अपनी ज़िंदगी में कल वो कह रहे हैं कि बिलावल को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिलावल सारे बाबा को, ये तो हमारी आजकल की फैमिली की रूटीन बन गई कि बाबा यू डोंट नो एनीथिंग। उस वजह से मुझे भी वो कह रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर हूँ, वो पीपीपी का चेयरमैन, टिकट तो मैंने देनी है। ये क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के ये अंदर? आप बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब को आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन कल के जो इंटरव्यू के बाद थोड़े से उनके ऊपर सवाल जरूर उठते हैं। सवाल इसलिए जरूर उठते हैं कि आप पहले ये देखें कि पहले वो कहते हैं कि वो ट्रेंड हो रहे हैं। अच्छा, जो आपने कहा ट्रेंड, पहले वो वज़ीर-ए-आज़म देना चाह रहे थे, ये एक इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो ट्रेंड हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, वो तो न्यू जनरेशन है, वो तो हमारे उसमें ही नहीं है, काबू में ही नहीं है। फिर उन्होंने इवन मियाँ साहब की तरफ भी इशारा किया कि दूसरे घर में भी ये इलाज चाह रहे हैं। कहते मैं तो उनको काबू नहीं कर सकता। उनकी अपनी हुँ, सोच है, वो अपने तरीके भाई एक अगर आप एक बंदे को जो जिसको कह रहे हैं कि उसकी अपनी सोच है, फिर उसको ट्रेंड कैसे कर सकते हैं? ट्रेंड करने के लिए तो आपके अंडर आएगा वो, आपके मतहत आएगा। आप उसको जब ट्रेन करेंगे, वो अपने आप को सरेंडर करेगा कि मुझे ट्रेन करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी करती है नई जनरेशन, बेतहाशा दफ़ा उन्होंने आगे बार-बार कहा है। अल ये ए ए बिलावल वाली एक बात उन्होंने जगह-जगह की है जाके। तो लेकिन और दूसरी एक तरफ कह बात रहे हैं कि एक साथ ये भी कही कि तजर्बा तजर्बा ही होता है। तजर्बा ये तजर्बा बात होता है। हाँ। है। अच्छा, जो आपने कहा ना कि पहले मैं ज़रदारी पे आ जाता हूँ, फिर मैं बिलावल साहब पे आता हूँ। कि वो अभी नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म भी देखना चाह रहे थे, सबसे तजुर्बा तजुर्बा होता है। फिर उन्होंने आगे जाके एक और बड़ी अजीब-सी बात कर दी कि उनका इशारा सिर्फ़ मेरी तरफ नहीं है। उनका उनका इशारा कि सिर्फ़ उनकी तरफ, बाबू की तरफ नहीं, शायद मेरी तरफ। फिर जिसके ऊपर हामिद मीर साहब चौंके भी एकदम। उन्होंने कहा, "जी अच्छा, यानी कि आप भी हैं बीच में।" तो मतलब है हुँ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी तरफ इशारा है, एक तरफ कह रहे हैं कि मेरी तरफ है, एक तरफ कुछ तजुर्बा तजुर्बा होता है, अपने आप को इस तरह डिफेंड कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि नहीं वो भी है। तो जो चीज़ बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं कही थी, वो असद जरदारी साहब ने कह दी, यानी कि उनका इशारा मेरी तरफ ही है। ये एक एक किस्म का एक ये नया वो है। हम हाँ, लोग सिर्फ तो ये समझ रहे थे कि वो नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि हाँ, 3 दफा जिसको मुंतखब किया, चौथी दफा उस बाबे को ना दे, वो बाबे घर में बैठ जाए। इमरान खान भी इवन बाबे हैं, 72 इयर्स के हैं, तो उनकी बात करें। लेकिन यहाँ पे तो बाप बेटे के दरमियान कशमकश शुरू हो गई है। बाप बेटे के दरमियान कशमकश है, लेकिन इस कशमकश के पीछे है क्या? इस कशमकश के पीछे वही है, गुड कॉप, बैड कॉप, अपनी तरफ से मैसेजिंग करना, सारा कुछ कहना। अच्छा, अब बिलावल की तरफ आता हूँ। बिलावल साहब जो है, एक तरफ वो खुर्शीद शाह निगरान हुकूमत पे भी मेरे से सवाल पूछिएगा, जो उन्होंने मोहसिन नकवी के हवाले से कहा है। लेकिन बिलावल साहब जो हैं, वो तकरीरें कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। हमने उस दिन भी बात की थी कि ये एक बंदा जो है, वो जो है बदमाशी, वो बदमाशी का वर्ड मुझे पता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तड़ियाँ तड़ियाँ लगाना ज़्यादा बेहतर वर्ड है। एक बंदा जो तड़ियाँ लगा रहा है, दूसरा बंदा जो है वो मैसेजिंग कर रहा है कि हमारी भी हुकूमत हो सकती है, हमारे पास तो इतने अच्छा, मज़े की बात है, एक और चीज़ के ऊपर बिलावल साहब से एक किस्म का इत्तेफ़ाक किया। उस दिन का बिलावल साहब ने रोला डाला हुआ है, मैं होंगे, हम होंगे, फलाने ने तबाह बर्बाद कर दिया, शहबाज शरीफ ने तबाह बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ का शहज़ादे के बाद में उस दिन क्लिप चलाया शहबाज शरीफ के हवाले से। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ तो मेरे एक किस्म के इतने मुझे इतना मुतासिर किया है जिस टाइम हुकूमत में थे, ये बिलावल ने कहा था। अब कह रहे हैं शहबाज शरीफ ने तबाह बर्बाद कर दिया, साथ खुद कहा कि ऊँट हमारा होगा। आप जिस घर पर बैठेंगे, रात को हामिद मीर साहब ने के शो में असद जरदारी ने कह दिया चेस का वो बोर्ड है ये, 372 है, किसी एक को मेजॉरिटी मिलनी कोई नहीं है। तो वो तो फिर हम इनके साथ गले मिलेंगे। भई अगर आपने गले मिलना है, अगर आपने हाँ। इनके साथ चलना है, तो आप इनके ऊपर चढ़ाई किस लिए कर रहे हैं जाके? ये बात ये है ज़हीर के जब जिस वक़्त से बिलावल ने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, आसिफ ज़रदारी के उनसे मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। बिलावल ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी दफ़ा एतराज़ किया और आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि नहीं हमें उसके ऊपर एतमाद है कि वो करेंगे। फिर आपने आसिफ अली तज़किरा भी ज़रदारी किया ने था। कहा कि जल के साथ काम करेंगे। तो आसिफ अली ज़रदारी के जो बयानात से मुझे जो बात समझ आई ये है कि ये आगे जाके हुकूमत के साथ शामिल होंगे, ये उनके इत्तेहादी बनेंगे और हुकूमत में अपना हिस्सा लेंगे।
जो पहले से एक बात की जा रही थी ना कि ये जो पीडीएम हमें अभी नजर आ रही है, ये हमें इलेक्शन के बाद भी हो सकता है कि बैठती नजर आए, क्योंकि एएनपी भी आ चुकी है, जमात इस्लामी भी, जमीयत उलमा इस्लाम भी, और उधर से एमकेएम भी दोबारा से आ चुकी है, इनके पास वो बाप पार्टी के साथ भी ताल्लुकात है। अब पीछे रह जाती थी पीपल्स पार्टी। तो कल के आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद तो लग रहा है कि ये फिर से एक इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी। वाज़ेह तौर पे। वाज़ेह तौर पे मुझे नजर आना शुरू हो गया। फिर जो आपने मुझे कहा पंजाब के वजीर अल्लाह के बारे में, तो उन्होंने कहा वो तो मेरा बेटा है, मुझे तो उसके ऊपर पूरा इत्तेमाद है, और नदीम अफजल चंद कुछ भी नहीं जानता। यानी कि उन्होंने नदीम अफजल चंद की भी मिट्टी पलीत कर दी कि तुम्हें भी कुछ नहीं पता, जो ये है ये सही बंदा है मोहसिन नकवी। देखिए इलेक्शन पहले मैं मोहसिन नकवी पे बाद में आता हूँ। जिस तरह आपने बात की ना, इलेक्शन लड़ने के लिए जो है एक कैंपेन चलती है, आप तकरीरें करते हैं, अवाम को जज्बाती करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं इस आपके उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो क्योंकि अगर मौलाना ने भी उसके साथ नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तेहाद करना है, एमकेएम ने भी करना है, बाप ने भी करना है, तो फिर इलेक्शन किसके दरमियान होना था? इस वजह से पीपल्स पार्टी को दूसरी साइड पे खड़ा किया गया या हुए हैं, जो भी प्लानिंग है मतलब है इन्होंने खुद किया है या करवाई गई है कि हमने तकरीरें फिर कैसे करेंगे? पीपल्स पार्टी भी साथ, मुझे पता है पीटीआई अंदर है, अगर पीपल्स पार्टी भी साथ मिल जाती, इत्तेहाद कर लेती, तो इलेक्शन फिर किसके खिलाफ होना था? तो ये बिल्कुल सही है कि आगे जाके बिल्कुल ओपन है, कोई ये तकरीरें-शकरीरें साइड पे रह जानी है। हाँ, एक बात और उन्होंने जो एक अपने इज़हार किया है, जो बिलावल साहब भी पहले कर चुके हैं कि गवर्नमेंट से वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। इन्होंने भी यही बात की है कि पहले उनको चांस मिला था ज़रदारी साहब ने, अब हमें मिलना चाहिए चांस। मतलब है कि हमने पहले इनको दिलवाया, अब हमें मिलना चाहिए। इसके ऊपर मुझे आगे जा मैं मोहसिन नकवी पे आता हूँ, लेकिन मुझे वो बाजवा साहब और जनरल फैज़ का लाज़मी याद करवाइएगा, जहाँ से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो है, फिर खुर्शीद साहब साहब जो है ना, वो सिर्फ सिर्फ वफाक की निगरान हुकूमत को नहीं कह रहे होते थे कि बी टीम ना कहें, ए टीम कहें। आपको याद होगा उनका जुमला मोहसिन नकवी साहब का, वो पंजाब की निगरान हुकूमत को भी कह रहे थे कि वो इनकी ए टीम है नून लीग की। अगर आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा है वो, तो सरदारी साहब ये कह रहे हैं ना कि अभी तो बच्चा है, आपको हाँ, हमारा याद बच्चा है। होगा तो फिर आप खुर्शीद शाह पर साहब आज को से फिर क्या कहेंगे? नदीम अफजल चंद को तो चले आपने रगड़ दिया, या उसने आमिर मीर साहब ने उन्होंने नाम भी ले लिया था, लेकिन खुर्शीद शाह के साथ-साथ बाकी पीपल्स पार्टी भी यही समझती थी। अब हमने जो उन्होंने स्टेटेड, नैयर बुखारी ने ये कहा हुआ है, शहरी रहमान ने कहा हुआ है ये, कि निगरान हुकूमत जो है, ये आपको पंजाब हुकूमत जो नहीं, है ये हाँ। आपको मोहसिन नकवी का याद होगा 2008 से 2013 के दरमियान मोहसिन नकवी के चैनल को सबसे ज्यादा एड्स मिले थे। उस वक्त आप सामने आई थी, तो मोहसिन नकवी से तो बड़ा पुराना ताल्लुक है। जिस वक्त मोहसिन नकवी आए थे, उस वक्त नवाज लीगियों ने ज्यादातर रिजर्वेशन का इजहार किया था कि ये इन्होंने क्या किया, ये तो पीपल्स पार्टी का बंदा है जिसको उन्होंने पंजाब में लगा दिया, तो हमारी स्पेस कहाँ पे बनेगी। तो पीपल्स पार्टी की बात हुई है कि वो जैसे अपने बंदों को लगा के और तनकीद शुरू कर देते हैं। मतलब अगर क्रिकेट के ऊपर जका अशरफ को लगा दिया और आप बैठ के तनकीद कर देंगे, तो पूछना तो आपसे चाहिए जका अशरफ तो आप लेके आए। तो पीपल्स पार्टी जो है ना, वो दिखा सज्जी रही है, मार खब्बी रही है, खब्बी दिखा के सज्जी मार रही, कुछ इस तरह की हरकतें करी, और ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करे अवाम के अंदर और अपने वोटर के अंदर। अगर बिलावल वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर ये चलते, तो मेरे ख्याल में काफी वोट सिक्योर करने की पोजीशन में होते। अब आसिफ अली जरदारी का जो इंटरव्यू आया, उसने काफी डैमेज कर दिया है इनकी पार्टी को, इनकी पार्टी के नैरेटिव को और इनकी पार्टी की कैंपेन को। ये बात ठीक है। मैं अगेन कहूंगा, आजकल वो सुहेल बड़ाई साहब से मैं उधार ले लेता हूँ लफ्ज जो है, कबूलियत और मकबूलियत वाला ना। जो बिलावल साहब हैं वो मकबूलियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो कबूलियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ढके छुपे लफ्जों में जहां पे भी पैगाम उन्होंने देना है वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, हम होंगे तो बीच में ये होगा, हम होंगे तो सारा कुछ करेंगे, हम करेंगे। तो ये एक किस्म का मैसेज है। मैसेज। अच्छा जहीर, हम आते जल्दी जल्दी से तीसरे टॉपिक को भी जरा कर लें। कल थोड़ा बैलेंस सा मैं काउंट। ऐड करता चलूं, थोड़ा सा जरा सा मैं ऐड कर दूं। मैं जनरल बाजवा साहब के, जनरल फैज साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जनरल फैज मैसेज दे रहे थे, अदम एतमाद ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आसिफ जरदारी साहब ने भी डिटेल से बात की। हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कहते हैं कि अदम एतमाद कौन लेके आया था, ये तो अपने ऊपर क्रेडिट के ऊपर लेके आ रहे हैं, चले जो भी है। लेकिन आपने नोट किया होगा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर हम बात करते हैं, उनको उनको कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा का नाम लेना छोड़ दिया या जो भी कर दिया। इधर आसिफ जरदारी साहब ने भी कल यही काम किया है। जहां भी हामिद मीर साहब ने जनरल बाजवा साहब को बीच में लाने की कोशिश की है, वहां पे वो जनरल फैज हमीद साहब तक ही उन्होंने हाँ, इत्तेफाक किया है। उन्होंने जनरल बाजवा बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। क्लीन चिट देने की कोशिश की जा और रही है ना, ये जो कि
ये वही और कनेक्टेड जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको आसिफ हाँ, जरदारी साहब को बड़े अच्छे से पता है कि उन्होंने किस जगह पे आके लाइन क्रॉस नहीं करनी और क्या मैसेज देना, क्या करना है। तो वो हम जो बात कर रहे हैं पूरा एक गुड कॉप, बैड कॉप, इधर से तड़ियाँ बहुत अच्छा फूलिए, जो जितनी भी एक हमने बात की है, ये भी उसके साथ जनरल रिलेटेड है उसके साथ। जनरल फैज़ से एक बात याद आई कि एक और बहुत से किरदार थे इस हाइब्रिड रिजीम के, जनरल आसिफ गफूर। एनडीयू में उनकी पोस्टिंग हो गई, यानी कि एक तरह से खुले लाइन उनको लगा दिया गया। अच्छा, हम बहरिया टाउन की बात कर लेते हैं कि बहरिया टाउन का फैसला आ गया है। उसमें एक तो जो सिंध के ऊपर उनकी जमीनों के बारे में उनके जो मामलात है रकम के, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नहीं माना। दूसरा, उनका जो बैरूने मुल्क से रकम आई है उसको वफाकी हुकूमत के पास जमा करवा दीजिए। तो जो बात हम बार-बार करते थे कि अगर ये पैसे कह रहे हैं कि मलिक रियाज के नहीं थे, गलत तौर पे गए, तो हुकूमत इसको मंगवा क्यों नहीं लेती, सुप्रीम कोर्ट दे क्यों नहीं देती? तो वो पैसे जो है वो वापस हुकूमत के पास चले गए। अगर इस केस के अंदर ये मान लिया जाएगा कि ये पैसे नहीं बनते थे मलिक रियाज के और ये सुप्रीम कोर्ट को गलत दिए गए हैं, तो ये तो इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो उनके ऊपर ऑलरेडी का केस चल रहा है। और जस्टिस फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि चूंकि ये केस नैब के अंदर चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, तो हम इसके ऊपर अभी कोई हुक्मनामा नहीं देंगे ताकि नैब की तफ्तीश जो है वो मुतासिर ना हो। अब ये मलिक रियाज पैसे लेके हुकूमत के पास वापस चले जाएंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये करप्शन के खाते के अंदर इमरान खान के लिए केस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता नजर नहीं आएगा फिर इसमें। अच्छा, मैं बिल्कुल इसके ऊपर आने से पहले ना एक आपको एक किस्म की खबर है, मतलब है, वो ये है कि जो इंटरव्यू तो हुआ है या हो चुका है या होना है मलिक रियाज साहब का, लेकिन कई उन्होंने इंसान अप्रूवल नहीं हुए, कई लोग कह रहे हैं नहीं कि हुआ, नहीं लेकिन हुए। उन्होंने, हाँ, उन्होंने साफ तौर पे अप्रूवर बनने से इनकार किया है। ये खबर मैं दे रहा हूँ, ये तज्ज़िया नहीं है मेरा, कि अप्रूवर बनने से उन्होंने इनकार किया है कि वो इस तरह करके। अच्छा, अब ये वाला जो केस है, एक तो थोड़ा-सा मैं देखिए, अप्रूवर बन भी गए तो फंसते तो बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल के वो अप्रूवर बन भी जाएंगे तो उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं रहेगी ना। नहीं, नहीं, उसमें उसके ये है, पास तो बिल्कुल, है, देखें यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस वक़्त अगर किसी पार्टी को या किसी फैसला बंदे को है ना। टारगेट किया जा रहा है, अब कोई भी बंदा आ जाए ना, सगा भी उठ के बहन भाई भी आ जाए, उसको भी अप्रूवर बना के सारा कुछ केस माफ़ कर देंगे। कोई उस शैतानी माफ कैरेक्टर का बंदा भी आ जाए, हाँ, उनको भी माफ़ देखिए कर दिया देखिए, जाएगा वो। माफ नहीं, माफ ये होगा कि अगर वो इस फैसले से पहले हो जाता है। ये एक फैसला आ गया है, ये फैसला रिवर्स नहीं होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उससे ऊपर किसके पास जाके आप माफ करवाएंगे? तो वो अच्छा, अब एक 190 मिलियन पाउंड में फैसला आ गया कि ये वफाक को दिए जाए पैसे। ये मलिक रियाज के नहीं थे, मलिक रियाज अपने 460 अरब जमा करवाए। बिल्कुल, इसमें थोड़ी-सी करेक्शन कर लीजिएगा कि उसमें जो 30 अरब रुपया है, वो जाना है वफ़ाक को, और जो 35 अरब रुपया जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो देना है सिंध हुकूमत को। अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा ना कि उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान के हवाले से, इसको 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तरह तो ये कि चीफ जस्टिस साहब के पास जब मामला गया, चीफ तो जस्टिस ने एक साइड हैं? इमरान खान के बारे में रिमार्क्स नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि नैब में ये नहीं, केस चल मैं रहा इमरान खान के मैं है। ज़ाहिर है, जो केस तो उन्हीं के खिलाफ है ना, मतलब है कि नहीं, उसके मलिक बीच में रियाज तो का वही भी आते हैं। मलिक हाँ, रियाज भी बीच मलिक रियाज में को है। तो चले देखते हैं, अभी तक तो वो बिज़नेस टाइकून ही थे, रगड़ तो इमरान खान को रहे हैं ना, इतने आज अरसे से इसको आज बुनियाद बना के तो आज इमरान खान रगड़ को लग रगड़ा जा रहा है, लेकिन आज मलिक रियाज को भी रगड़ लग गई है सुप्रीम कोर्ट से, कोई वो ऐसा तो मामला लग गई नहीं। है ना, हाँ, मलिक रियाज को रगड़ लग गई है, देखते हैं कि मीडिया के ऊपर कितनी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जो बिज़नेस मेन टाइकून है, उसके ऊपर कितनी रगड़। वो जो स्ट्रीम मीडिया मीडिया तो ट्रायल जिसे कहते हैं, वो जो वो होता नहीं है, होता, मैं वो नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काज़ी फैसल साहब के इस जो उन्होंने कहा ना कि नैब में लगा हुआ है, उसको 2 तरीके से लिया जा सकता है। इसको जो पीटीआई साइड है, वो कैसे ले रही है? वो ले रही है कि शायद उनको ये था, खौफ था, या शायद उनको ये था कि पता नहीं काज़ी फैसल साहब क्या कर देंगे, अभी कोई फैसला सुनाएँगे या नैब को डायरेक्शन देंगे कि अभी करो। तो उन्होंने इसको एक किस्म का थोड़ा-सा टाइम दे दिया है कि वो नैब जो कर रही है, तो इतना जो एक सोचा जा रहा था कि इमीडिएटली कोई उनके ऊपर होगा, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। हाँ, वो तो नहीं, ज़ाहिर है नैब अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगी। उन्होंने इसलिए कहा ना कि हम कोई भी हुक्मनामा दे देंगे तो नैब की तफ्तीश के ऊपर असर-अंदाज़ होगा। तो चलें फिर ज़हीर, मैं बुक लॉन्च पे अगर गई तो कल आपके साथ फिर हम शेयर करेंगे बुक लॉन्च के बारे में। किताब एक पढ़ते किताब हुए मेरे लिए भी लेते आइएगा।
किताब हम इकट्ठा इसलिए डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोग्राम है टाकरा, वन साइडेड हम जाना नहीं चाहते, तो आपके अपने व्यूज होंगे, मेरे अपने व्यूज होंगे किताब के ऊपर, तो हमें दोनों को किताब पढ़नी इसलिए बहुत जरूरी है। तो नाज़रीन, आपसे फिर कल मुलाकात होगी जी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। पिछले वीडियो देखी तो गई है, फीडबैक नहीं आया, तो फीडबैक की बड़ी जरूरत होती है कि आप लोग भी तो बताएंगे मुल्क की सियासी हालात चल कैसे रहे और आप इसको कैसे देख रहे हैं। फिर मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज।